ओके, लेट्स बिगिन। केस सिनेरियो नंबर 30। ठीक है, पूरी केस स्टडी पढ़ेंगे अपन अच्छे से और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है आपको। स्टार्ट करते हैं। एबीसी लिमिटेड। ठीक है, ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है अभी। एबीसी लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग गारमेंट। ठीक है भैया, ट्रेडिंग के बिजनेस में है गारमेंट्स की, यानी हो सकता है कपड़े। विथ ए स्पेन ऑफ 5 years सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। 5 सालों से, पिछले 5 सालों से भैया कपड़ों के धंधे में एक नंबर एबीसी। द कंपनी हैज गेंड ए गुड मार्केट रेपुटेशन। कंपनी ने एक बहुत अच्छी मार्केट रेपुटेशन बनाई है। लास्ट ईयर, मतलब बैक 1 year बैक, इन इट्स कोची वेयर हाउस द इन्वेंट्री वाज लेस देन 1% ऑफ टोटल इन्वेंट्री वैल्यू। ठीक है, जो तो मतलब ऐसा समझो कि कोची जो वेयर हाउस है वहां पे लास्ट ईयर में क्या हुआ कि जो टोटल इन्वेंट्री वैल्यू थी ना उसका 1% डेविएशन आ गया। 1% डेविएशन मतलब डिफरेंस आ गया है ना, कि बुक्स में जो इन्वेंट्री है वहां पे 1% लेस दिख रही है, ऐसा कुछ। या तो बुक्स में ज़्यादा होगी वहाँ कम होगी, या फिर वहाँ ज़्यादा होगी बुक्स में कम होगी। कुछ तो भी एक 1% का डिविएशन आया कि टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू से वेयर हाउस की इन्वेंट्री की वैल्यू 1% लेस है। ठीक है, इतना समझिए आप। सो द ऑडिटर इंस्टेड ऑफ विटनेसिंग और परफॉर्मिंग द फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री, ऑडिटर ने क्या किया कि भैया ये जो 1% डेविएशन था इसको चेक, मतलब इसको परफॉर्म करना था, इसको विटनेस मतलब देखना था, फिजिकल काउंट करना था। उसकी जगह ऑडिटर ने क्या किया, रिलाइड अपॉन द मैनेजमेंट इन्वेंट्री कंफर्मेशन। तो मैनेजमेंट ने जो इन्वेंट्री का कंफर्मेशन दिया था, ऑडिटर ने उस पर एकदम बिल्कुल कि हाँ भैया ठीक है, आप जो कह रहे हो पत्थर की लकीर। एंड मैनेजमेंट टर्न आउट रिलाइड अपॉन द वेयर हाउस कीपर। ठीक है, तो ऑडिटर ने क्या किया, मैनेजमेंट की बात कर ली, और मैनेजमेंट ने किसकी बात मानी, जो कोची वेयर हाउस का इन्वेंट्री जो वेयर हाउस कीपर था, ठीक है, जो वेयर हाउस का ध्यान रख रहा था वहां पे, उस बंदे की बात मान ली। उस बंदे की बात मैनेजमेंट ने मानी और मैनेजमेंट की बात हमने मान ली, और हमने बोल दिया भाई चलो ठीक है ना, 1% का ही फर्क पड़ रहा है। रिलाइड अपॉन द वेयर हाउस कीपर स्टॉक रजिस्टर विदाउट वेरीफाइंग द एक्चुअल काउंट, है ना, मतलब जो वेयर हाउस कीपर का स्टॉक रजिस्टर था, मतलब वो वेयर हाउस कीपर ने जो बोला उसके रजिस्टर में तो उसी ने लिखा हुआ है ना। उसने उन्होंने भी क्या, मैनेजमेंट ने भी एक्चुअल काउंट में कोई वेरीफाई नहीं किया है ना। ठीक है, द सेम ईयर देयर वाज सम डिफरेंस बिटवीन द स्टोर रजिस्टर एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेम ईयर वापस क्या हो गया कि देयर वाज सम डिफरेंस, वापस कुछ डिफरेंस आया। काई में आया, बिटवीन द स्टोर रजिस्टर, जो स्टोर था ना कौन सा, कोची वाला, वहां के वहां पर, और जो हेड ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी वहां पे क्या आ गया, एक डिफरेंस आ गया क्लोजिंग बैलेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, द मैनेजमेंट कंसिडर्ड इट इज टू बी इमटेरियल अमाउंट एंड ब्रॉट इट ऑफ थ्रू मिसलेनियस P&L अकाउंट। तो मैनेजमेंट ने क्या माना कि भैया ये हमारे लिए इमटेरियल अमाउंट है, ये जो डिफरेंस आया है सेम ईयर में, और इसको मैनेजमेंट ने कैसे दिखा दिया, रिटर्न ऑफ थ्रू मिसलेनियस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मिसलेनियस P&L अकाउंट से इसको क्या किया, राइट ऑफ कर दिया। ठीक बात है, अभी तक तो हमको इतना समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आते हैं अपन सेकेंड पैरा में। इन द करेंट ईयर, इस साल के अंदर, ये प्रेजेंट ईयर मतलब प्रेजेंट जो ऑडिट चल रही है, वाइल परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर होता है ना, प्लॉजिबल रिलेशनशिप निकालते हैं पिछले साल से इस साल का। ठीक है, द ऑडिटर सा सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन सेल्स। ऑडिटर ने देखा भैया बहुत सेल्स गिर गई है थ्रू कोचिंग वेयर हाउस। जो कोची वेयर हाउस है वहां से, मतलब पहले वहां पे भी अच्छी सेल्स हो रही थी कोची वेयर हाउस से, लेकिन इस साल ये चेक कर रहा है कि भाई साहब लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में इस साल की जो सेल्स है काफी ज्यादा डाउन हो गई है। वेयर एज देयर वाज ए स्पाइक ऑफ ए फ्रेट चार्जेस टू कोची। लेकिन वहां पे जो फ्रेट के चार्जेस है वो तो एकदम बिल्कुल भन्नाटेदार है ना, मतलब वो फ्रेट के चार्जेस बढ़ रहे हैं। मतलब क्या है ना कि माल आता जाता है तो आपको पता होगा ना, फ्रेट चार्जेस जनरली, मुझे जहां तक याद है इसको शायद घोड़ा गाड़ी के चार्जेस बोलते हैं, कि भैया माल गोडाउन तक लेके आ रहे हैं वगैरह वगैरह, उसके जो चार्जेस होते हैं फ्रेट चार्जेस। तो वो फ्रेट चार्जेस तो इनके अच्छे खासे बढ़ गए, वो भी कोची वेयर हाउस पे। तो फ्रेट चार्जेस बढ़ रहे हैं पर इन्वेंट्री नहीं बढ़ पा रही है, ये मतलब वहां से सेल्स नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं डाउट खड़ा कर रहा है ना। तो फर्दर एग्जामिनेशन, थोड़ा और एग्जामिनेशन किया, द ऑडिटर नोटिस देयर वाज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शिपमेंट टू कोची एंड, मतलब ऑडिटर ने क्या नोटिस किया है कि भाई जो नंबर ऑफ शिपमेंट है कोची में वो इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनवॉइसेस कैंसलेशन इंस्टेंस।
ठीक है। इंस्टेंस एंड सेल्स रिटर्न, इंस्टेंस फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ जीएसटी अनरजिस्टर्ड कैटेगरी। मतलब क्या हुआ, ऑडिटर ने क्या नोटिस किया भाई साहब, वहाँ पे शिपमेंट इंक्रीज इन शिपमेंट्स हो गया है कोची के अंदर, मतलब शिपमेंट बढ़ रहे हैं कोची के अंदर, माल आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ इनवॉइस कैंसलेशन, और भाई साहब माल आ रहा है, माल बिक रहा है, लेकिन जो इनवॉइस जो कैंसिल हो रहे हैं ना उसके नंबर भी बढ़ रहे हैं कि भाई साहब मतलब माल बेचा था हमने, पर सामने वाले ने क्या किया, वापस से रिटर्न कर दिया, इनवॉइस कैंसिल हो गया अपना, है ना। मतलब इनवॉइस कैंसिल हो गया है, मतलब जो इनवॉइस बना था तो इनवॉइस कैंसिल हो गया है, फिर सेल्स रिटर्न आ गया है। ठीक है। फिर क्या, इंस्टेंस फ्रॉम कस्टमर ऑफ जीएसटी अनरजिस्टर्ड कैटेगरी। अब ये जो सेल्स रिटर्न हो रही है ना, ये कौन से कस्टमर से हो रहे हैं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब अनरजिस्टर्ड लोगों से क्या हो रही है, सेल्स रिटर्न हो रही है। हावेवर हावेवर दिस ईयर द इन्वेंट्री लाइंग एट कोची इज ए 4.5% एज पर बुक्स। ठीक है। इस साल जो अपन ने इन्वेंट्री देखी है कोची की, तो एज पर जो बुक्स दिखा रही थी उसका सिर्फ 4.5% इन्वेंट्री। मतलब मान लो बुक्स में अगर 100 करोड़ की दिखा रही थी, 100 करोड़ की इन्वेंट्री अगर बुक्स में दिखा रही है, तो भाई साहब वहां वेयर हाउस में सिर्फ 4.5 करोड़ की पड़ी है। यानी कितना बड़ा डिविएशन है, आप खुद समझ सकते हो ना। द ऑडिटर इंक्वायर्ड, एक मिनट, द ऑडिटर, ठीक है, द ऑडिटर इंक्वायर्ड ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन एंड सेल्स प्रोसेस थ्रू कोची वेयर हाउस। ठीक है। ऑडिटर ने इंक्वायरी करी है पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन की और सेल्स की प्रोसेस थ्रू कोची वेयर हाउस, जो कोची वेयर हाउस से हो रही है। तो मैनेजमेंट गेव द फॉलोइंग रेस्पॉन्स टू द ऑडिटर। तो मैनेजमेंट ने कुछ बातें बताई है इसके रेस्पॉन्स में ऑडिटर को, क्या क्या बताया है। ठीक है, अब आ जाओ ये भी देख लेते हैं। द फिजिकल वेरिफिकेशन टेक्स प्लेस एवरी 6 मंथ। ठीक है। जो फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है वो हर 6 महीने में हो रहा है। एंड द वेयर हाउस कीपर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। जो वेयर हाउस का कीपर है, जो वेयर हाउस का कीपर है वो ही रेस्पॉन्सिबल है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। और एंड सेंडिंग रिकॉर्ड्स बैक टू द हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस को भी रिकॉर्ड वही भेज रहा है। मतलब देख रहे हो, एक ही बंदा वेयर हाउस का भी कीपर है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी वही कर रहा है और रिकॉर्ड्स भी वही भेज रहा है। ठीक है। मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है कहीं ना कहीं। बिकॉज ऑफ लो ऑपरेशन इन पास्ट ईयर द वेयर हाउस कीपर हिमसेल्फ टेक केयर ऑफ इन्वॉइसिंग। वैसा अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है कि चेक किया है कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल्स तो हो नहीं रही है। अब ये सोच रहे कि एक अलग से अकाउंटेंट रखे, उसकी जगह क्या किया है इन्होंने, वो जो वेयर हाउस था कीपर था ना, जो बंदा ध्यान रख रहा था गोडाउन की, उसी को क्या बोल दिया कि एक काम कर, इन्वॉइस भी तू ही बना दिया कर और डिस्पैच भी तू ही कर दिया कर। मतलब इन्वॉइस इन्वॉइस भी तुम बनाओ और सामान भी तुम ही भेजो। मतलब सारा जो काम था ना वो सिर्फ उस सिंगल बंदे के भरोसे चल रहा था। फिर क्या देखा, मंथली इनवॉइस डिटेल्स अलोंग विथ मंथली स्टॉक रजिस्टर सेंड टू द हेड ऑफिस। जो मंथली हर महीने की जो इनवॉइस डिटेल्स होती है स्टॉक रजिस्टर के साथ, ये बंदा हेड ऑफिस को सेंड कर देता है। ठीक है, मतलब एक ही बंदा सारे काम कर रहा है। फर्दर दिस ईयर फर्दर दिस ईयर टू देयर इज ए सब्सटेंशियल डिफरेंस अमंग इन्वेंट्री एज पर बुक्स। इस साल के अंदर इन्वेंट्री एज पर बुक्स, इन्वेंट्री एज पर स्टॉक रजिस्टर एंड इन्वेंट्री एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब इस साल के अंदर क्या है ना, सब्सटेंशियल डिफरेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। किस किस में अंदर, जो बुक्स में हेड ऑफिस के जो बुक्स में इन्वेंट्री दिखा रखी है उसमें, जो स्टॉक रजिस्टर में इन्वेंट्री दिखा रखी है उसमें, और जो एज पर एक्चुअल फिजिकल इन्वेंट्री पड़ी है उसमें। मतलब मान लो कि अगर ये 100 करोड़ दिखा रहा है तो ये कहीं ना कहीं 40 करोड़ दिखा रहा होगा, और वहां जाके देखा तो भाई इन्वेंट्री 2 करोड़ की पड़ी है। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। मतलब समझ पा रहे होंगे ना, मैं इधर से दिखा रहा हूँ, इधर से भी दिखा सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे कुछ कम होगा, है ना। मैं ये फिगर जो मैंने बोले हैं ना, ये ऐसे मतलब हाइपोथेटिकल अपने हिसाब से खाली सोच के बोले हैं ना, ऐसा कहीं लिखा नहीं है अभी। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे पेरा आ जाता है अपना, क्या पेरा है, द ऑडिटर डिसाइडेड टू विजिट द कोची वेयर हाउस। ठीक है, ठीक बात है, ऑडिटर विजिट कर सकता है कोची वेयर हाउस की, एंड कंडक्ट ए रूट कॉज ऑफ एनालिसिस। पता कर सकता है कि एक्चुअल में क्या दिक्कत क्या आ रही है, एंड गेट द करेक्ट क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। और जो करेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या वैल्यू है ये भी फाइंड आउट कर सकता है ना। ऑडिटर ने डिसाइड किया है कि मैं विजिट करूंगा कोची ब्रांच को, कोची वेयर हाउस को कंडक्ट करूंगा कि भाई रूट कॉज क्या है, किस वजह से इतना डिविएशन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, और करेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट क्या है वो वहां से चेक कर लेंगे ना, फिजिकल इन्वेंट्री के थ्रू।
आफ्टर द विजिट करने के बाद में द ऑडिटर कंक्लूड दैट द वेयर हाउस कीपर वॉज इश्यूइंग द स्टॉक्स। ऑडिटर को पता चला कि जो भाई साहब देखभाल करने वाला था माल भी वही भेज रहा है विथ इन्वॉइसेस, और इन्वॉइस भी वही बना रहा है, ठीक है। हाउएवर ऑन द सेल्स रिटर्न, जब सेल्स रिटर्न होती है, क्रेडिट नोट्स वर इश्यूड टू वेरियस कस्टमर्स। तो अपन क्या करते हैं, मतलब अपन नहीं, जो वो वहाँ का वेयर हाउस कीपर था वो क्या करता है कि क्रेडिट नोट इश्यू कर देता है जो भी डिफरेंट कस्टमर्स होते थे उनको। एंड द एंट्री वाज मेड इन स्टॉक रजिस्टर, और देखो क्या करता है, क्रेडिट नोट इश्यू कर देता है और साथ ही साथ में क्या है ना कि स्टॉक रजिस्टर में एंट्री कर लेता है। स्टॉक रजिस्टर में क्या एंट्री करता है, गुड रिसीव्ड ऑन सेल रिटर्न, गुड्स रिसीव्ड ऑन सेल्स रिटर्न, कि भैया गुड्स रिसीव्ड हुआ है सेल्स रिटर्न पे, मतलब सेल्स बैक आ गई है वापस हमारे पास में। बट फिजिकली द गुड्स वर नेवर रिटर्न, लेकिन असलियत में गुड्स कभी रिटर्न आता ही नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो बंदा क्या कर रहा होगा, बंदा ये कर रहा होगा कि चेक करने तो कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो बंदा क्या कर रहा होगा कि एक काम करते हैं, मैं आपको गुड्स भेज देता हूँ, ठीक है, फिर मैं वापस आपके गुड्स को बता देता हूँ कि आपने भेज दिया, तो इन्वॉइस कैंसिल कर दूंगा। मान लो 1 लाख का माल था, मैंने 1 लाख क्या बता दिया कि 1 लाख का माल आपने वापस भेज दिया है। अब आपने भेज दिया है, वो गोडाउन में पड़ा ही नहीं पड़ा, वो मुझे पता है और आपको पता है। अब आप एक काम करना है ना, ये माल में 60,000 रुपये मेरे को दे देना सीधे सीधे, ठीक है। तो ये ब्लैक मार्केटिंग हो गई सीधे सीधी। The auditor also doubts on the same doubts that the same instance might be happen last year as well. ऑडिटर को क्या लग रहा है कि भैया अगर ऐसी बात है कि भैया गुड्स आ रहा है और ये एंट्री पास कर रहा है, लेकिन रियलिटी में कभी गुड्स आया ही नहीं है, तो ऐसा तो हो सकता है लास्ट ईयर भी हुआ हो। लास्ट ईयर कब, जब है ना ऑडिटर ने मैनेजमेंट की बात पे रिलाई कर लिया था, बिकॉज ऑफ विच देयर वॉज ए डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल स्टॉक एंड द बुक्स। जब है ना वो कुछ 1% का डिफरेंस आया था, तब की बोल रहा है कि तब भी मतलब ऐसे ही हुआ होगा, जो फिजिकल स्टॉक में और जो बुक्स में दे रखा उसमें डिफरेंस इसी वजह से आया हो। ऑन दिस इंफॉर्मेशन द मैनेजमेंट हैज आस्क्ड द ऑडिटर, तो ऑडिटर की ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना, तो इस पर मैनेजमेंट पूछ रहा है ऑडिटर से कि वाई दिस वॉज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस लास्ट ईयर। मैनेजमेंट पूछ रहा है तो फिर ये तुम इस साल जो तुम बता रहे हो, ये तुम्हारे लास्ट ईयर तुम्हारे ध्यान में क्यों नहीं आया ऐसा। एंड वेदर द ऑडिट वॉज नॉट कंडक्टेड प्रॉपरली देन, तो और मैनेजमेंट बोल रहा है तो इस हिसाब से तो अगर आपको इस साल पता चल रहा है तो लास्ट ईयर आपने ऑडिट ही सही से नहीं करी होगी इस हिसाब से तो। टू दिस द ऑडिटर कंटेंटेड दैट द लास्ट ईयर द इन्वेंट्री वॉज नॉट इन द सैम्पलिंग मटेरियलिटी लेवल। इस बात पर ऑडिटर ने क्या बोला कि लास्ट ईयर जब इन्वेंट्री थी वो मेरे सैम्पलिंग मटेरियलिटी लेवल के अंदर नहीं थी, ठीक है। तो फिर फर्दर एक कंसल्टेंट वाज अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट ने एक कंसल्टेंट को अपॉइंट किया फॉर ओवरव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एक इंटरनल कंट्रोल के ओवरव्यू के लिए विथ रिगार्ड टू वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए एंड फॉर सजेशन रिकमेंडेशंस। तो वो कुछ सजेस्ट करे रिकमेंडेशन, है ना, इस इन सब के लिए, ठीक है। तो इतनी बड़ी अपन ने केस सिनेरियो पढ़ा है और साथ में समझा भी है कि एक्चुअल में लिखा क्या था। देखो मैंने आपको इसलिए समझाया कि ठीक है, आप जब भी पढ़ो ना तो आपको समझ में अंडरस्टैंडिंग तो बने ना कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोल रहा है या केस स्टडी क्या बोल रही है। बेस्ट ऑन द वो फैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस लाइन का मतलब तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आपको आता होगा। फिर आ जाते हैं अपन अब क्वेश्चंस पे। विच अकॉर्डिंग टू यूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफोरसेड केस सिनेरियो, मतलब अफोरसेड केस सिनेरियो जो अपन ने पढ़ा इसमें से करेक्ट क्या होगा। ओनली द एरर कैन बी एक्सपेक्टेड टू आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट। भैया ये बोल रहा है कि ओनली एरर कैन बी एक्सपेक्टेड, मतलब एरर को ही एक्सपेक्ट करो आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट। जरूरी नहीं है, फ्रॉड को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, दोनों एक्सपेक्टेशन हो सकती है, तो ये अपना आंसर नहीं है, ठीक है। ओनली द स्टेचुटरी कंप्लायंस कैन बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द स्टेचुटरी ऑडिटर। देखो ये बोल रहा है कि सिर्फ अपन स्टेचुटरी कंप्लायंस को ही अपन कंसिडर करके चलेंगे, नहीं, सिर्फ स्टेचुटरी कंप्लायंस के लिए नहीं होता है। द ऑडिटर कंटेंट दैट द लास्ट ईयर द इन्वेंट्री लेवल इन कोची वर नॉट इन सैम्पलिंग मटेरियलिटी लेवल and therefore the issue was not identified
ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। ये एक्चुअल में करेक्ट आंसर है अपना, क्योंकि क्या है ना कि लास्ट ईयर जब ऑडिटर ने देखा था ना तब ये उसकी मटेरियलिटी लेवल के अंदर नहीं आ रहा था, तो इसलिए फाइंड नहीं कर पाया। तो ये है ना, ये पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्क है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्क है। हमारा सी वाला आंसर सही है। ठीक है, डी वाला भी गलत है, डी वाला रॉन्ग है, सी वाला करेक्ट है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन सेकंड वाले पे। विच कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, विच कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क आर रिप्रेजेंटेड इन द अफोरसेड सिनेरियो। पूरा जो सिनेरियो पड़ा उसमें कौन सा कंपोनेंट है ऑडिट रिस्क का। तो देखो, एक होती है इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। तो कंट्रोल रिस्क तो अपन ने वहां पे देखी है, साथ साथ में क्या डिटेक्शन रिस्क भी है ना, कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, ठीक है, एक डिटेक्शन रिस्क भी है साथ में। कंट्रोल रिस्क ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट डिजाइन एंड इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो वहाँ पे है ना कंट्रोल रिस्क थी, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं थे, है ना। एंड डिटेक्शन रिस्क ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर नॉट आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। डिटेक्शन रिस्क इसलिए था क्योंकि भी पॉसिबिलिटी थी ना कि ऑडिटर फाइंड नहीं कर पाए रिस्क को मिस स्टेटमेंट की। तो इसी वजह से हमारा कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क आंसर है। ठीक है, फिर विच इंटरनल कंट्रोल सेम टू बी कॉम्प्रोमाइज एज ए रूट कॉज। मतलब कौन सा कंट्रोल आपको लग रहा है कॉम्प्रोमाइज हुआ है ना, इस रूट कॉज हियर। तो देखो कौन सा कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लैक ऑफ सेफ गार्डिंग। देखो सेफ गार्डिंग तो नहीं हुआ है। लैक ऑफ कंप्लायंस कंट्रोल, कंप्लायंस कंट्रोल भी नहीं हुआ है। देखो सेफ गार्डिंग नहीं हुआ है, सेफ गार्ड की कोई दिक्कत नहीं थी। कंप्लायंस कंट्रोल भी नहीं हुआ है। एक्चुअल में ये जो आंसर है हमारा ये बनता है सेफ गार्डिंग, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। क्योंकि अपन ही देख रहे हैं ना कि एक ही बंदा सारे काम कर रहा है। तो जो हमारा इंटरनल कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो हुआ है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी अपन मान के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, मतलब वही सही है अपना, है ना। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ठीक है, इन एडुकेट रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन, देखो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ तो वही हुआ था अपना। ठीक है, तो फिर अपन चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है, विच सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, कौन सी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आस्पेक्ट सीम्स टू बी कॉम्प्रोमाइज हियर। कौन सी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, क्या है लिखा फिलहाल, ऑथोराइजेशन, एग्जीक्यूशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ऑथोराइजेशन, एग्जीक्यूशन एंड कस्टोडियन। कौन सी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कॉम्प्रोमाइज हुआ, एग्जीक्यूशन, कस्टोडियन और रिकॉर्ड कीपिंग। कस्टोडियन, रिकॉर्ड कीपिंग एंड ऑथोराइजेशन। देखो ऑथोराइजेशन नहीं हुआ है, इसमें हुआ है एग्जीक्यूशन। एक तो एग्जीक्यूट सही से नहीं हुआ है, ठीक है। कस्टोडियन, कस्टडी सही से नहीं रखी है, और रिकॉर्ड कीपिंग भी बराबर मेंटेन नहीं करी है। एक्चुअली हमारा एम्पर जो हुआ है वो सी वाला हुआ है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, सी वाला। ओहो ओहो, सी सी सी, हमारा सी वाला राइट है ना। ठीक है, तो नीचे ये इनके रीजंस लिखे हुए हैं, आप देख लेना उस करके। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ वाला थोड़ा आपको लगा होगा टिपिकल, कि एग्जीक्यूशन, कस्टोडियन, रिकॉर्ड कीपिंग, ये मैंने बता दिया है। थर्ड वाला सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बराबर पता चल जाएगा आपको। और सेकंड वाला भी इजी था, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क नहीं था, बस इनहेरेंट रिस्क नहीं है, आप इतना पता कर लोगे तो आपके पास सिर्फ सेकंड ऑप्शन ये वाला अच्छा दिख रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप। और फर्स्ट का तो बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा था हमें कि ये लास्ट ईयर वाली जो एरर थी वो ऑडिट रिस्क की एरर है अपने पास। तो ठीक है, ओके, डन है अपना किस सिनेरियो। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मतलब शेयर तो किसे करोगे, ठीक है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो। ठीक है, काफ़ी एफर्ट लगता है। पहले मुझे लगता था कि कुछ एफर्ट नहीं लगता है, लेकिन मतलब मेरे को खुद को पता नहीं चलता कि मैं 20 मिनट्स तक इसे कंटिन्यूस बोले जा रहा हूँ, और पता भी नहीं चल रहा है कि 20 मिनट्स हो गए, मतलब इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज़। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा मज़ा भी आता है बताने में। तो ओके, नेवरदलेस, ठीक है, मिलते हैं अगले केस सिनेरियो में, जो मैं बस बैक टू बैक रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, तो मतलब
आपके लिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो वीडियो में डालूंगा ना, पार्ट पार्ट में डाल रहा हूँ कि एक केस सिनेरियो किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। तो शायद ये अभी अपन ने 30 नंबर का किया है। अभी मैं जस्ट इसके बाद 31 वाला पढ़ के 31 वाला डालूंगा और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। ओके।